भारत की मिट्टियाँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कक्षा में आज हम लोग भारत की मिट्टी से अवगत होंगे और इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। पेपर की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास अपनी भारत की मिट्टियाँ। तो आज की हमारी क्लास है भारत की मिट्टियाँ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आईसीएआर का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। जो आईसीएआर का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का जो मुख्यालय भोपाल में है। ये पेपर की दृष्टि से बड़े को अच्छे क्वेश्चन है। तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान है वो भोपाल में स्थित है। तो इनके द्वारा आईसीएआर के द्वारा आईसीएआर ने भारत में 8 प्रकार की मिट्टियों की पहचान की है। पहली जो मिट्टी है वो है पर्वतीय मिट्टी, दूसरी है जलोढ़ मिट्टी, तीसरी है काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पिट एवं दलदली मिट्टी, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। तो कितने प्रकार की मिट्टी निर्धारित की है? 8 प्रकार की मिट्टी निर्धारित की गई है आईसीएआर के द्वारा। आईसीएआर के द्वारा 8 प्रकार की मिट्टी निर्धारित की गई है। तो ये पेपर में याद रखना है कि 8 प्रकार की मिट्टी निर्धारित की गई है। अब आगे बढ़ते हम लोग। फिर ये भारत का नक्शा है जो मिट्टी दर्शा रहा है कौन सी कहाँ है। जैसे कि ये पर्वतीय मिट्टी हमारी हरे कलर में जो आपको दिख रही है ये पर्वतीय मिट्टी हो गई, है ना। जलोढ़ मिट्टी जैसे कि हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, है ना, ये सारी पर्वतीय ये हमारी जलोढ़ मिट्टी है। फिर हम देखते हैं भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली 4 प्रकार की मिट्टियाँ इस प्रकार है। भारत के अंदर जो सबसे अधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो 4 प्रकार की मिट्टी है। उनमें सबसे पहली मिट्टी कौन सी है? पहली मिट्टी हमारी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत के 43% भाग में फैली हुई है। फिर लाल मिट्टी 18% भाग में फैली हुई है। काली मिट्टी 15% भाग में फैली हुई है। लैटेराइट मिट्टी जो है वो 3.7% भाग में फैली हुई है हमारे भारत में। ये है, ये आप नक्शा देख रहे हैं, ये हमारे भारत के अंदर मिट्टी है। मिट्टी का परसेंटेज इसमें दर्शाया गया है कौन सी मिट्टी कितने हमारे क्षेत्र में फैली हुई है। काली मिट्टी कहाँ, लाल मिट्टी कहाँ है। तो अब हम देखते हैं कि भारत की मिट्टियों में ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस तत्वों की कमी पाई जाती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो तत्वों की हमारे भारत के अंदर, हमारी भारत की मिट्टी के अंदर ये कमी पाई जाती है, ये बहुत खास क्वेश्चन है। फिर है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्या है? ये हमारी जलोढ़ मिट्टी, इसे कोप मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। इसे कोप मिट्टी या कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक 43% क्षेत्र में विस्तृत है। 43 क्षेत्र में विस्तृत है हमारी जलोढ़ मिट्टी। तो कितने क्षेत्र में हमारी विस्तृत है जलोढ़ मिट्टी? मेरी साथ साथ सब बच्चे दोहराएंगे। तो कितने क्षेत्र में ये हमारी जलोढ़ मिट्टी विस्तृत है? तो 43% भाग में हमारी जलोढ़ मिट्टी निर्धारित करी गई है, या इसका फैलाव है 43% भाग में जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी हमारी 43% भाग में फैली हुई है। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से भारत में 2 भागों में पाई जाती है, उत्तर भारत के मैदान में और तटीय क्षेत्रों में। उत्तर भारत के मैदान में और तटीय क्षेत्रों में 2 जगह हमारी मिट्टी अधिकतम पाई जाती है। देखते हैं, उत्तर भारत के मैदान में जलोढ़ मिट्टी सतलज के मैदान से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र के मैदान तक पाई जाती है। ये सतलज नदी से लेकर और ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान तक ये मिट्टी जो है वो पाई जाती है। तटीय मैदान के अंतर्गत जलोढ़ मिट्टी महानदी कावेरी,
गोदावरी, कृष्णा, नदियों के डेल्टा क्षेत्रों तथा पश्चिमी तटीय मैदान में केरल और गुजरात में पाई जाती है। ये तटीय की बात करी जा रही है, तटीय, जहां तटीय क्षेत्र हैं। तो तटीय क्षेत्र इन क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे नर्मदा नदी है, कावेरी है, गोदावरी है, कृष्णा, इनके डेल्टों में पाई जाती है। और पश्चिमी तटीय मैदान जैसे केरल में और गुजरात में ये पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पर्वतों से बहकर लाई जाती है और मैदानी क्षेत्रों में निपेक्षित कर दी जाती है। ये पर्वतों से बहकर आती है, जलोढ़ मिट्टी पर्वतीय क्षेत्रों से बहकर आती है और ये धीरे धीरे ये नदियों के किनारे फैलती चली जाती है। जैसे कि ये महानदी थी, कावेरी है, गोदावरी है, कृष्णा है, इनके डेल्टाओं में जो जलोढ़ मिट्टी जमा हुई है वो इसी कारण से जमा हुई है। जब वो पर्वतों से होकर गुजरती है तो धीरे धीरे उसके अंदर वो जलोढ़ मिट्टी को अपने साथ बहकर लाती है, जिसके कारण वहां ये जलोढ़ मिट्टी उनकी तलहटियों में जमा हो जाती है। फिर है हमारी जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। जलोढ़ जो मिट्टी है वो दो प्रकार की होती है, एक तो खादर, पहली है खादर और दूसरी है बांगर। खादर है और दूसरी क्या है हमारी, बांगर। खादर किस मिट्टी को खादर बोलते हैं? नदियों के आसपास के क्षेत्र की जलोढ़ मिट्टियां खादर कहलाती है। जो नदियों के आसपास की जो मिट्टी होती है उसको खादर के नाम से जाना जाता है। नदियों के आसपास की जो मिट्टी है उसको खादर के नाम से जानते हैं। तो हमें याद रखना है, नदियों के जो आसपास की मिट्टी है उसको खादर के नाम से जाना जाता है। जैसे नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ से मिट्टी को बहाकर लाया जाता है और निपेक्षित कर दिया जाता है, जिसके कारण खादर मिट्टी प्रत्येक वर्ष नवीन हो जाती है। जो खादर मिट्टी है, अभी बताया गया था कि जो जैसे कृष्ण नदी है, महानदी है, दामोदर नदी है, कावेरी नदी है, जो मिट्टी को ये बहकर ला रही हैं वो खादर मिट्टी है। उसको हर रूप से जब बाढ़ आती है तो नवीन कर देती है, उसको नए सिरे से फिर उसको मिट्टी को नए सिरे से फिर लेकर आती है। तो वो निपेक्ष मिट्टी को जो नदियों के चारों ओर छोड़ दिया जाता है वो ही मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। ये दो प्रकार की है, एक तो खादर मिट्टी है और बांगर मिट्टी है। फिर है हमारी नदियों से दूर कुछ ऊंचे क्षेत्रों के पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। जो नदी है, नदी बह रही है तो उससे थोड़ी सी दूर हटिए, अगर हम थोड़े से उससे दूर हट गए तो वो हमारी बांगर मिट्टी कहलाती है। भारत की मिट्टियों में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। भारत के अंदर जो मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, वो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी में भी खादर मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी में भी खादर जो मिट्टी है, खादर जो नदी के किनारे में जो पाई जाती है वो मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है, क्योंकि नदी के अंदर जो भाव है, वो पानी का भाव है, उसके अंदर मटमैल है, खाद है, इसी कारण से इसको उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। बांगर क्षेत्र में खुदाई करने पर कैल्शियम कार्बोनेट की कंकड़ मिलती है। कैल्शियम कार्बोनेट की उनको ग्रंथियां बोलते हैं। जो कंकड़ हमें रेत में दिखाई देते हैं मोटे मोटे, उनको कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां बोलते हैं। जलोढ़ मिट्टी में भी ह्यूमस और नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। यानी कि अभी बताया गया था कि भारत के अंदर मिट्टी के अंदर किन किन हार्मोन्स की कमी पाई जाती है। तो ह्यूमस की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटेशियम और चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो जलोढ़ मिट्टी है हमारी, उसमें पोटेशियम जो और चूना है वो भरपूर मात्रा में मिलता है, पोटेशियम और चूना। अब बात करेंगे हम लाल मिट्टी की। लाल मिट्टी क्या है देखते हैं। भारत में दूसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग है और ये 18% भाग पर लाल मिट्टी पाई जाती है। 18% भाग पर लाल मिट्टी पाई जाती है। लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका जो रंग है वो लाल है। लोहे के ऑक्साइड होते हैं इसके अंदर और इसके कारण ही इसका रंग लाल होता है। भारत के पूर्वीय पठार भाग में सर्वाधिक लाल मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी तमिलनाडु, जो लाल मिट्टी है, क्वेश्चन आ जाता है कि लाल मिट्टी कौन कौन से एरिया में मिलती है। तो लाल मिट्टी तमिलनाडु में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में,
और व्यापक क्षेत्र में तथा पश्चिम बंगाल और दक्षिण उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कुछ भागों में भी लाल मिट्टी पाई जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि तमिलनाडु सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है तमिलनाडु और कर्नाटक में पाई जाती है। महाराष्ट्र में हालांकि काली मिट्टी महाराष्ट्र में मिलती है, लेकिन थोड़े कुछ भाग में महाराष्ट्र में भी लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। लाल मिट्टी प्रायः भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्र में मिलती है। लाल मिट्टी कहाँ होती है? जहाँ कम वर्षा होती है उस क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। जहाँ कम वर्षा होती है वहां लाल मिट्टी पाई जाती है। यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए ये मोटे खाद्यान्न जैसे ज्वार, बाजरा आदि फसलों के लिए प्रयुक्त होती है। लाल जो मिट्टी होती है, लाल मिट्टी जो होती है, लाल मिट्टी में सबसे ज्यादा उगाया जाता है जैसे कि बाजरा, ज्वार है और बाजरा है। क्योंकि ज्वार बाजरा, जैसे कि हम जानते हैं कि ज्वार कहाँ से आती है हमारी, हम देखते हैं कि ज्वार हमारी आती है महाराष्ट्र साइड से। ज्वार का बीज लाया जाता है महाराष्ट्र से, तो हम देखते हैं कि ज्वार और बाजरा सबसे ज्यादा महाराष्ट्र साइड में बोता है उधर। तो लाल मिट्टी की जो मात्रा है वहां पाई जाती है। कुछ हम रिलेट करना पड़ता है हमको, कुछ क्वेश्चन जो है एक दूसरे से रिलेट करना कि फसल सबसे ज्यादा कहाँ होती है वहां से, क्योंकि बाजरा हमें पता लगा बाजरा ज्वार जो है लाल मिट्टी में सबसे ज्यादा पैदा होते हैं, तो हमें क्वेश्चन को रिलेट करना पड़ता है। अब पढ़ते हैं हम काली मिट्टी। काली मिट्टी क्या है हमारी? तो ये हमारी काली मिट्टी। काली मिट्टी को काली कपास, रेगुन मिट्टी और लावा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को कपासी काली मिट्टी यानी कि कपासी मिट्टी भी इसको बोलते हैं, कपास मिट्टी बोलते हैं, क्योंकि काली मिट्टी के अंदर सबसे ज्यादा कपास पैदा किया जाता है। गुजरात के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा कपास की मात्रा पैदा होती है, सबसे ज्यादा कपास पैदा होता है और ये कपास जो होता है काली मिट्टी में पैदा होता है। तुमने देखा होगा नारियल हुआ, ये नारंगी हुए, ऑरेंज हुए, ये सब जो हैं हमारे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पैदा होते हैं, क्योंकि वहां पर काली मिट्टी है। और काली मिट्टी में कपास, नारियल, ये सब वगैरह जो है वो सबसे ज्यादा पैदा होते हैं। क्योंकि ये लावा है, लावा मिट्टी के नाम से इसलिए इसको इसलिए जाना जाता है, क्योंकि जब हम देखते हैं, जब हम अपने भूगोल को विस्तार से पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमारा अंगारा लैंड है, और जब हमारी पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई थी तो उसके अंदर से हमारा लावा निकला, तो उसको लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लावा जो होता है काले कलर का होता है, जिस कारण वो धीरे धीरे ठंडा हुआ, इसी नाम पर उसका नाम लावा मिट्टी भी पड़ा। उत्तर प्रदेश में इसे करेल मिट्टी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में जो काली मिट्टी का नाम हो करेल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काली मिट्टी को चेरनोजम नाम दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय इसको चेरनोजम नाम दिया गया है। काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के ठंडे होने के उपरांत बैसाल्ट लावा के अपक्षय से हुआ है। तो मैंने जैसे भी बताया है कि ज्वालामुखी के अंदर से जो लावा निकला, वो कुछ वर्षों के बाद, कुछ सालों के बाद जब ठंडा हुआ, तो ठंडा होने के बाद जो मिट्टी कहलाई वो काली मिट्टी बनी, और वो काली मिट्टी ही हमारी लावा मिट्टी कहलाई, जो बैसाल्ट मिट्टी के नाम से, बैसाल्ट लावे के नाम से भी जानी जाती है। अच्छा, फिर है हमारा दक्कन पठार के अलावा काली मिट्टी मालवा के पठार में भी पाई जाती है। अर्थात काली मिट्टी मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है। अगर मालवा पठार की बात आती है कि मालवा पठार की सबसे प्रमुख मिट्टी कौन सी है, तो मालवा पठार की सबसे प्रमुख मिट्टी वो काली मिट्टी मालवा पठार की सबसे प्रमुख मिट्टी है। काली मिट्टी, अभी काली मिट्टी का जो भौगोलिक विस्तार है वो सर्वाधिक महाराष्ट्र के अंदर है। अभी बताया था मैंने, सर्वाधिक महाराष्ट्र के अंदर है कि राज्य में है, किंतु काली मिट्टी का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी जिलों, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी और समुद्री तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के सालेम, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर एवं तिरुनेलवेली जिलों, राजस्थान के बूंदी तथा टोंक जिलों में छत्तीसगढ़ के पठारी क्षेत्र तक फैली हुई है ये मिट्टी, काली मिट्टी। तो सबसे अधिक काली मिट्टी की बात पूछी, सबसे अधिक काली मिट्टी जो महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा क्षेत्र पे काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी में
जल धारण करने की जो क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है। जो काली मिट्टी है उसमें जल धारण करने की जो क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है काली मिट्टी के अंदर। थोड़ी वर्षा होने पर भी ये मिट्टी चिपचिपा हो जाती है। इसके अंदर ये जल धारण करने की क्षमता काली मिट्टी के अंदर सबसे ज़्यादा। अगर थोड़ी सी वर्षा पड़ी तो ये चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने के उपरांत इस पर मोटी मोटी दरार भी पड़ जाती है। काली मिट्टी के इसी गुण के कारण इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। स्वतः जुताई वाली मिट्टी यानी कि ये दरार पड़ जाती है और दरार पड़ने के कारण ये स्वतः ऐसे लगती है कि खेत जोत दिया गया है, लेकिन वो जोता नहीं है, वो दरार के कारण वो फट गई है, दरारें बन गई है उसके अंदर। तो इसी कारण इसको जोताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। जो काली मिट्टी है वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है और काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह है मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। गुजरात राज्य में सर्वाधिक कपास उत्पादन होता है, जबकि कपास मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक महाराष्ट्र में। अभी बताया था मैंने आप लोगों को कि महाराष्ट्र के अंदर और गुजरात के अंदर कपास पैदा की जाती है, लेकिन अगर सर्वाधिक की बात की जाती है तो सर्वाधिक कपास जो है हमारा गुजरात राज्य में होता है। गुजरात राज्य के अंदर सर्वाधिक कपास पैदा किया जाता है, लेकिन कुछ मात्रा में महाराष्ट्र में भी होता है। कपास का उत्पादन जो था महाराष्ट्र में होते। तो काली मिट्टी शुष्क खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है, क्योंकि इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। काली मिट्टी के अंदर जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। एक बार खेत में पानी दिया तो फिर आवश्यकता नहीं पड़ती ज़्यादा देने के, जल्दबाजी में जल्दी देने के लिए। तो इसीलिए काली मिट्टी जो है उसके अंदर जल धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। अब पढ़ते हैं हम लैटेराइट मिट्टी को। लैटेराइट मिट्टी क्या है हमारी, पहले देखते हैं हम लैटेराइट मिट्टी के कुछ गुण हैं। लैटेराइट जो मिट्टी का निर्माण दो परिस्थितियों में होता है। लैटेराइट जो मिट्टी है हमारी उसका निर्माण जो दो परिस्थिति में होता है। पहला क्या है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों पर, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जो हो रही है वहाँ पर लैटेराइट मिट्टी होगी। और अधिक गर्मी, जहाँ अधिक गर्मी पड़ती है वहाँ लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होगा। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और अधिक गर्मी जहां होगी वहां सबसे ज्यादा लैटेराइट मिट्टी ही नजर आएगी। अब देखते हैं हम यहाँ पे कि उपरोक्त दोनों परिस्थिति भारत में 3 क्षेत्रों में पाई जाती है। दोनों परिस्थिति 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना और अधिक गर्मी पड़ना, ये भारत के लगभग 3 क्षेत्रों में देखा गया है। एक तो पश्चिमी तट, और दूसरा है उड़ीसा तट, और तीसरा है शिलोंग पठार। तो यहाँ सबसे अधिक गर्मी पड़ती है और सबसे अधिक वर्षा होती है, क्योंकि वनों की यहाँ तादाद बहुत अधिक है, जिस कारण ये सदाबहार वन पैदा होते हैं और वर्षा लगातार यहाँ पर होती रहती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा बैरोमीटर के द्वारा हमारे जो वर्षा को नापा जाता है तो वो 2 सेंटीमीटर से वर्षा वहाँ पे होती है। अब हम देखते हैं उड़ीसा तट पर सर्वाधिक वर्षा उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होती है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है उड़ीसा तटों पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा होती है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात द्वारा। और लैटेराइट मिट्टी उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। जहाँ बहुत अधिक वर्षा हो रही हो और बहुत अधिक तापमान हो वहाँ लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होगा। भारत में लैटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल केरल में है। लैटेराइट जो मिट्टी है वो सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है उसका केरल में है, क्योंकि केरल के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर, और वर्षा होती है और वहाँ पर उसका गर्मी बहुत अधिक पड़ती है। और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र में। कभी आपका जाना हो महाराष्ट्र या केरल में तो देखना वो समुद्र के किनारे पे बसे हुए हैं और वहाँ थोड़ी पानी गर्म हुआ, बादल उठे, वर्षा कर गई, फिर चले गए, फिर यहाँ प्रक्रिया चलती रहती है इस टाइप की। क्योंकि इन राज्यों में पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों के सारे 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, 2 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, जिस कारण वहाँ लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। तो जैसे कि बताया जा चुका है कि लैटेराइट मिट्टी जो सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है वो केरल में है। केरल के अंदर सबसे अधिक लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। फिर है साथ ही विषुवत रेखा के समीप होने के कारण इन क्षेत्रों में गर्मी भी बहुत अधिक होती है। विषुवत रेखा जो हमारे भारत के
जो विषुवत रेखा है, जो विषुवत रेखा हमारे पूरे, अगर हम पूरे एटलस को देखते हैं तो उसके अंदर विषुवत रेखा हमारी होके गुजर रही है। तो जो जिसके जो नज़दीक होगा विषुवत रेखा के, जिसको भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में लेटेराइट मिट्टी के क्षेत्र सह्याद्री, तमिलनाडु के सेवा राय की पहाड़ियाँ, उड़ीसा, झारखंड की राजमहल पहाड़ियाँ, असम में मिकीय तथा रेगमा पहाड़ियाँ आदि, मेघालय में शिलोंग पठार पर सबसे अधिक वर्षा होती है और सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, जिसके कारण वहाँ लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। फिर देखते हैं हम लोग लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी के बाद भारत में चौथा सबसे बड़ा मृदा वर्ग है। चौथा सबसे बड़ा मृदा वर्ग है। लेटेराइट मिट्टी का रंग ईंट जैसा होता है। लेटेराइट मिट्टी का रंग ईंट जैसा होता है। ईंट बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट मिट्टी होती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार एसएससी में पूछा गया था, ईंट बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली मिट्टी कौन सी है। तो लेटेराइट मिट्टी जो है ईंट बनाने में प्रयुक्त होने वाली सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास चारों तत्वों की कमी पाई जाती है। तो लेटेराइट मिट्टी में लोहे तथा एल्यूमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं और लोहे के ऑक्साइड के कारण ही लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। जो लेटेराइट मिट्टी का रंग जो लाल होता है वो लेटेराइट मिट्टी का रंग लोहे के ऑक्साइड के पाने के कारण, लोह ऑक्साइड पाने के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। अधिक वर्षा के कारण और क्रम से भीगने तथा सूखने के कारण इस क्षेत्रों की मिट्टियों में सिलिका तत्व पानी के साथ रिसकर मिट्टी के निचले सिरे में चला जाता है और सिलिका पदार्थ का निच्छालन हो जाता है। अतः यह कहा जाता है कि लेटेराइट मिट्टी का निर्माण सिलिका के निच्छालन से हुआ है। सिलिका के निच्छालन से हुआ है। लेटेराइट मिट्टी निच्छालन क्रिया द्वारा निर्मित होती है। लेटेराइट मिट्टी निच्छालन क्रिया के द्वारा निर्मित होती है, इसलिए यह एक अनउपजाऊ मिट्टी है। यहाँ चाय, काफ़ी, मसाला, काजू तथा सिनकोना आदि की खेती की जाती है। चाय की कृषि के लिए अम्लीय मृदा अधिक उपयुक्त होती है। अम्लीय मृदा चाय की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है। तो लेटेराइट मिट्टी जो है वो अधिकतम उसके अंदर जो कृषि उगाई जाती है वो चाय, कॉफ़ी और मसाले, काजू आदि लेटेराइट मिट्टी के अंदर पैदा ये किए जाते हैं। अब पढ़ते हैं हम मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी कौन सी है हमारी, अब देखते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार भारत के पश्चिमी भाग के शुष्क क्षेत्र में हुआ है। उदाहरण के लिए राजस्थान और आसपास के क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी, राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण हुआ है वहाँ पर। और मरुस्थलीय मिट्टी का जो विस्तार है भारत में दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा और समग्र राजस्थान और गुजरात तक, कच्छ के क्षेत्र तक मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, जिसके अंदर जो रेतीली मिट्टी होती है उसको मरुस्थलीय मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और मरुस्थलीय मिट्टी है वो हमारे लिए कैसे कैसे उपयोगी है वो देखते हैं हम लोग, कैसे उपयोगी है हमारे लिए। मरुस्थलीय मिट्टी में खाद्यान्नों की खेती संभव नहीं है, इसलिए यहाँ मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, सरसों आदि की खेती की जाती है। ज्वार बाजरा जो है वो मरुस्थलीय मिट्टी में भी होता है, काली मिट्टी में भी होता है और इन सभी के उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। ज्वार बाजरा जो होता है वो राजस्थान में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है या उगाया जाता है। राजस्थान में जहाँ सिंचाई का प्रबंध है वहाँ खाद्यान्नों की कृषि की जाती है और राजस्थान के एक जिला श्री गंगानगर जो पंजाब और पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है वहाँ सिंचाई द्वारा कृषि की जाती है। जो गंगानगर है, राजस्थान गंगानगर जिला है, वो पाकिस्तान और पंजाब की सीमा से लगा हुआ है। वहाँ सिंचाई जो होती है वो कृषि जो होती है, जो वहाँ पे सिंचाई के माध्यम से वहाँ पे कृषि को उगाया जाता है।
अब बात करते हैं पर्वतीय मिट्टी की। पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय जो मिट्टी का जो विस्तार है हिमालय के साथ हिमालय के साथ साथ भारत में कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में इसका विस्तार है। और हिमालय पर जीवों और वनस्पतियों की प्रचुरता है, इसलिए हिमालय की मिट्टी में ह्यूमस की अधिकता है। हिमालय की मिट्टी में जो है ह्यूमस की जो अधिकता है, हिमालय पर जीवों और वनस्पतियों की प्रचुर मात्रा बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे बहुत मतलब वहाँ पे जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं, बहुत अधिक जीव भी हैं। तो वहाँ पे ह्यूमस की उस मिट्टी के अंदर ह्यूमस की बहुत ज़्यादा अधिकता है। और ह्यूमस की अधिकता के कारण पर्वतीय मिट्टी में अम्लीयता के गुण पाए जाते हैं, जहाँ पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती तथा चाय आदि की खेती की जाती है। पर्वतीय मिट्टी पूर्ण विकसित मिट्टी नहीं मानी जाती। जो पर्वतीय मिट्टी है वो पूर्ण विकसित मिट्टी में नहीं जाती है। इसका निर्माण ये निर्माणाधीन अवस्था में है, यानी कि इसका निर्माण चलता रहता है, निर्माणाधीन अवस्था में रहती है। ये पूर्ण मिट्टी नहीं है, पर्वतीय मिट्टी है। ह्यूमस की इसके अंदर अधिकता है और जीवों की और वनस्पति की वहाँ भरमार है, इसलिए क्योंकि उसके अंदर ह्यूमस की अधिकता है, तो इस कारण ये पूर्ण द्वारा मिट्टी जो है ये निर्माणाधीन मिट्टी मानी जाती है, ये वाली। फिर है पीट एवं दलदलीय मृदा। पीट एवं दलदलीय मृदा कौन सी है? केरल तथा तमिलनाडु के तट पर जहां अधिक वर्षा के कारण जल जमा हो जाता है, केरल और तमिलनाडु के तट पर जहां वर्षा के कारण जल जमा हो जाता है, ऐसे क्षेत्रों में जल जमाव के कारण पिट मिट्टी का निर्माण होता है। पिट मिट्टी का निर्माण होगा, जल जमाव के कारण पिट मिट्टी का निर्माण होता है। याद रखने वाली बात है, जल जमाव के कारण पिट मिट्टी का निर्माण होता है। केरल और तमिलनाडु में बहुत अधिक वर्षा होने के कारण वहाँ जल जमा हो जाता है, तो वहाँ पिट मिट्टी का निर्माण होता है। पिट मृदा का निर्माण मुख्य रूप से गीली मिट्टी में वनस्पतियों के सड़ने से होता है। जब ज़्यादा पानी बरसेगा तो पत्तियाँ गिरेगी तो वो सड़ेंगी, तो उससे पिट मिट्टी का निर्माण होगा। इसलिए पिट मिट्टी में ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। दलदली मिट्टी पिट मिट्टी से अधिक गीली होती है। जो दलदली मिट्टी है वो पिट मिट्टी से अधिक गीली होती है। और दलदली मिट्टी सुंदरबन तथा उड़ीसा तट पर पाई जाती है। जो दलदली मिट्टी है वो सुंदरबन और उड़ीसा तट पर पाई जाती है। भारत में दलदली मिट्टी पर सबसे ज़्यादा ह्यूमस की मात्रा लगभग 45 से 50 डिग्री प्रतिशत पाई जाती है। ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है पिट मिट्टी के अंदर। दलदली मिट्टी मुख्य रूप से तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां समुद्र का पानी ज्वार के रूप में स्थल में प्रवेश करता है या पहुंच जाता है। अभी हमारा नक्शा है, इसका बार बार की आप रोक के इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं आप, और उसका अवलोकन को आप करो। अब हम बात करते हैं लवणीय और क्षारीय मिट्टी। लवणीय और क्षारीय मिट्टी का निर्माण अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में होता है। लवणीय और क्षारीय मिट्टी का जो निर्माण होता है, लवणीय और क्षारीय मिट्टी का निर्माण अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में होता है। हरित क्रांति के क्षेत्र में जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरीय राजस्थान में नहरी क्षेत्र वाले स्थानों पर लवणीय मिट्टी का निर्माण होता है। लवणीय मिट्टी का निर्माण होता है। लवणीय और क्षारीय मृदा को रेहर और कल्लर के नाम से भी रेह और कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मृदा में लवण प्रतिरोधी फसल उग पाती है, जैसे बरसिम, धान और गन्ना। बरसिम, धान और गन्ना जो है रे मिट्टी और कल्लर मिट्टी में ये उगाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि विश्व भर की मिट्टी को 11 भागों में या 11 वर्गों में बांटा गया है। जो हमारे पूरे विश्व की मिट्टी है उसको 11 वर्गों में बांटा गया है, और इन वर्गों में भारत की कुछ मिट्टियां भी शामिल हैं जो निम्न प्रकार हैं। देखते हैं। इंसेप्टिसोल जो मिट्टी है, इसके अंतर्गत गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की मिट्टी को शामिल किया है। इंसेप्टिसोल के अंदर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की मिट्टी को शामिल किया गया है। वर्टिसोल, अब वर्टिसोल की बात करेंगे। इसके अंतर्गत
दक्षिण पठार की काली मिट्टी को शामिल किया गया। वर्टिसोल के अंदर दक्षिण पठार, अगर बात करें दक्षिण पठार की जो काली मिट्टी है उसको वर्टिसोल के नाम से जाना जाता है। उसको वर्टिसोल में वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत उसको वर्टिसोल में किया गया है। फिर है एरिडिसोल। इसके क्षेत्र जहां पर वर्षा की कमी होती है वहां इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत राजस्थान की मरुस्थलीय मिट्टी को शामिल किया गया है, राजस्थान की मरुस्थलीय मिट्टी को भी शामिल इसमें किया गया है। फिर है हिस्टोसोल। इसके अंतर्गत पाट और दलदली मिट्टी को शामिल किया गया है। इसके अंदर पिट, इसके अंदर जो है वो पिट और दलदली मिट्टी को शामिल किया गया है, जो केरल और तमिलनाडु के तट पर पाई जाती है, केरल और तमिलनाडु के तट पर जो पाई जाती है। फिर है एक्सीसोल। इसके अंतर्गत केरल के लेटराइट मिट्टी को शामिल किया गया है। एक्सीसोल जो है उसके अंदर केरल की लेटराइट मिट्टी को इसके अंदर शामिल किया गया है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का जो गठन किया गया था वो 1953 ईस्वी में किया गया है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये डेट है निर्धारित, फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना बहुत जरूरी है। जो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का जो गठन किया गया था वो 1953 ईस्वी में किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि राजस्थान में पाई जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर जो भूमि है वो राजस्थान में पाई जाती है। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से, कुल क्षेत्रफल की प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि वो जम्मू कश्मीर के हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर बर्फ पड़ने के कारण वहाँ फसल करना संभव नहीं है, जिसके कारण वहाँ की जो जमीन है वो बंजर मानी जाती है। सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र राजस्थान राज्य में है। सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र गुजरात के कच्छ में है। सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। लाल मिट्टी का निर्माण जो है वो जल वायु की परिवर्तन के फलस्वरूप रवेदार तथा कार्यान्तरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। जो लाल मिट्टी है उसके अंदर सिलिका और आयरन की बहुलता होती है, यानी कि बहुलता होती है इसके अंदर। लाल मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप से यह मिट्टी पीली दिखाई देती है। मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित हैं जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं और उसकी उर्वरकता को बनाए रखते हैं। बनाए रखते हैं। भारत में मृदा अपरदन में सर्वाधिक प्रभावी क्षेत्र क्रम से चंबल एवं यमुना नदियों का उत्खात भूमि क्षेत्र है। पश्चिमी हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र है। छोटे नागपुर का पठार है। ताप्ती से साबरमती घाटी तक का क्षेत्र है। मालवा आदि। महाराष्ट्र का काली मिट्टी क्षेत्र है। हरियाणा, राजस्थान का गुजरात के शुष्क क्षेत्र है। मृदा अपरदन को रोकने के कुछ उपाय इस प्रकार हैं। वृक्षारोपण सर्वाधिक, इसके उपाय इस प्रकार किए जाएंगे कि वृक्षारोपण सर्वाधिक वहाँ पे किया जाएगा। सोपानी अथवा समोच्च रेखा कृषि, अतिचारण एवं स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना, मेड़बंदी करना, जिस कारण जो कृषि का जो अपरदन होगा वो इस प्रकार रोका जा सकता है। जैसे पेड़ लगाना, पशुओं को चरने से रोकना, वृक्षारोपण करना आदि, इनके माध्यम से रोका जा सकता है।